नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। सरकार के 100 दिन पूरे होने पर योगी सरकार के मंत्री अपने अपने विभागों का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखेंगे। मंत्रियों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने अपने विभागों की उपलब्धियां जनता तक पहुंचाने को कहा गया है और इसके लिए 6 से 15 जुलाई के बीच सभी मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और मीडिया से बात करेंगे। हर रोज 3 से 4 मंत्री अलग अलग वक्त पर मीडिया से बात करेंगे। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 जुलाई को सरकार की 100 दिन की उपलब्धियों पर मीडिया से बात करने वाले हैं। साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन भाजपा ने अभी से सियासी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। बीजेपी का फोकस उन सीटों पर है जिन पर 2019 में हार मिली थी। प्रदेश में देश के किसी भी राज्य से ज्यादा 80 लोकसभा सीटें हैं और इनमें से 62 लोकसभा सीट पर बीजेपी ने 2019 में जीत दर्ज की थी। भाजपा ने 2024 में यूपी की सभी 80 सीटों पर जीत का लक्ष्य रखा है। लिहाजा बीजेपी की नजर सिर्फ 2019 में हारी हुई सीटों पर नहीं है। बीजेपी उन सीटों पर भी फोकस कर रही है जिन पर 2019 में जीत हुई थी। बीजेपी ने इसके लिए खास प्लान बनाया है और इसके लिए पहले आपको समझना होगा कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने बूथ और 2019 में कितने बूथ पर बीजेपी जीती थी। यूपी में कुल 1,63,000 बूथ हैं। इनमें से बीजेपी ने 1,25,000 बूथ पर जीत हासिल की थी। जाहिर है बीजेपी को अगर 80 सीटें जीतनी है तो उसके लिए बीजेपी को सभी 1,63,000 बूथ जीतने होंगे और इसके लिए भाजपा हर एक बूथ पर कमेटी बनाएगी और इन कमेटियों में युवाओं को भी शामिल किया जाएगा। हर कमेटी में 30 युवा शामिल होंगे। इनमें महिलाएं भी होंगी जिन्हें 50% से ज्यादा लोगों को बीजेपी से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। शुरुआती चरण में बीजेपी ने ए और बी कैटेगरी के बूथ पर काम करने की रणनीति बनाई है। बीजेपी ने बूथ को कैटेगरी में बांटने के साथ काम का बंटवारा भी कर दिया है। प्लान को धरातल पर उतारने के लिए पार्टी ने सभी सांसद विधायकों को एमएलसीज को जिम्मेदारी सौंपी है। एक लोकसभा क्षेत्र में सांसदों को 100 बूथ दिए गए हैं। लोकसभा सांसद के साथ राज्यसभा सांसद को भी जिम्मेदारी दी गई है। सांसदों के साथ 30 कार्यकर्ता भी काम करेंगे। विधायक एमएलसीज को 25 बूथ की जिम्मेदारी दी गई है। विधायक एमएलसी के साथ 10 कार्यकर्ता काम करेंगे। इतना ही है, हर हालत में सीट जीतनी है, ये पक्का है बस। सर, जो 14 सीटें हैं उनको लेकर क्या कुछ जिम्मेदारियां नई दी गई हैं आप लोगों को? कुछ नहीं, सारे कार्यकर्ताओं को जग जाना है, लग जाना है बस। सीएम योगी ने मानसून से पहले प्रदेश में बाढ़ की समीक्षा बैठक की। सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए सीएम योगी ने कहा कि बाढ़ से निपटने के हर संभव प्रयास किए जाएं। साथ ही जल जमाव को लेकर भी सतर्क रहें। बाढ़ को लेकर संवेदनशील इलाकों की निगरानी करें। सीएम योगी ने हर जिले में कंट्रोल रूम बनाने के आदेश दिए। साथ ही अधिकारियों की जवाबदेही भी तय करने के आदेश दिए। नाला नालियों की सफाई, ड्रेन आदि की सफाई, उन्हें डिसिल्ट करना, जो सिल्ट निकला है उसका निस्तारण कर देना, ये सभी कार्रवाई समय से आगे बढ़ जानी चाहिए। अगर हो गया है तो अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो इसको हम हर जनपद में करें। जिले के अंदर जिलाधिकारीगण थोड़ी भी रुचि ले लें, कोई स्थिति नहीं होनी चाहिए जल जमाव की। हर एक स्तर पर उसकी जवाबदेही तय करें और इस बात को सुनिश्चित करें कि हमें जल जमाव से भी मुक्त रखना है और बाढ़ से बचाव के लिए जो भी कार्यक्रम होने हैं, यद्यपि ये कार्य जनवरी फरवरी में शुरू हो जाने चाहिए, जनवरी फरवरी में नहीं हो पाए, अप्रैल से ही शुरू हुए हैं। अप्रैल में ये कार्य प्रारंभ हो चुके हैं और हमारा प्रयास हो कि कल 30 जून है, 30 जून तक ये कार्य पूरे हो जाएं। देखिए, मानसून अक्सर 15 जून तक उत्तर प्रदेश में आ जाता था। आज मानसून की पहली बारिश प्रदेश के अंदर कई जनपदों में हुई है और उम्मीद करते हैं कि जो स्थितियां इसके बाद पैदा होंगी, आप सभी ने अपने स्तर पर जनपद स्तर की आपदा प्रबंधन योजना को बना करके उसको प्रभावी ढंग से लागू करने की अपनी तैयारी भी कर ली होगी। कार्यक्रम कोई भी औपचारिक नहीं होना चाहिए। हर एक विभाग की कार्ययोजना कन्वर्जन के माध्यम से बेहतर समन्वय और उसको प्रभावी ढंग से लागू करने की आदत हमें डालनी पड़ेगी।
जो स्थितियां इसके बाद पैदा होंगी, आप सभी ने अपने स्तर पर जनपद स्तर की आपदा प्रबंधन योजना को बना करके उसको प्रभावी ढंग से लागू करने की अपनी तैयारी भी कर ली होगी। कार्यक्रम कोई भी औपचारिक नहीं होना चाहिए। हर एक विभाग की कार्ययोजना कन्वर्जन के माध्यम से बेहतर समन्वय और उसको प्रभावी ढंग से लागू करने की आदत हमें डालनी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य ने अपने अल्प संसाधनों के माध्यम से कन्वर्जन के माध्यम से बड़ी से बड़ी चैलेंज को फेस किया है और उसको बेहतर मॉडल भी उसके प्रस्तुत किए हैं। हमें वही मॉडल इसमें भी प्रस्तुत करना है। आजमगढ़ से लोकसभा उपचुनाव में जीत दर्ज करने के बाद बीजेपी प्रत्याशी और भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ पहली बार गोरखपुर पहुंचे और यहां पर पहुंचते ही निरहुआ का बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। गोरखपुर आते ही सबसे पहले निरहुआ गोरखनाथ मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने गुरु गोरक्षनाथ के दर्शन पूजन कर आशीर्वाद लिया। साथ ही ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की समाधि पर भी मत्था टेका। दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने मंदिर प्रबंधन के लोगों के साथ गोरखनाथ मंदिर का भ्रमण भी किया। यूपी में आम आदमी पार्टी संगठन को मजबूत करने में जुट गई है। इसे लेकर आपके राज्यसभा सांसद और यूपी प्रभारी संजय सिंह से न्यूज 18 की टीम ने बातचीत की। इस दौरान संजय सिंह ने कहा कि यूपी में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी की तरह 8 प्रांतों का गठन किया है। साथ ही उन्होंने उदयपुर हत्याकांड की निंदा की और केंद्र की अग्निपथ योजना का विरोध किया। आप भी सुनिए। पंजाब की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी अपने संगठन को मजबूत करने के लिए एक बड़ा बदलाव किया है, जिसकी जानकारी के लिए इस वक्त हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता संजय सिंह जी से। सर, क्या बदलाव किया गया है? देखिए, उत्तर प्रदेश को हमने 8 जोन में 8 प्रांतों में बांटा है संगठन की दृष्टि से। सभी प्रांत के अध्यक्ष होंगे, उनका अपना संगठन होगा, उनके जिलों में संगठन होगा, फ्रंटल संगठन होंगे और जो नगर निकाय का चुनाव है जो कि संभवतः नवंबर या दिसंबर में होगा, उस पर हम पूरा फोकस कर रहे हैं। व्यवस्था के मुद्दे पर लगातार आप लोग योगी सरकार पर सवाल उठाते रहे हैं। ऐसे में अब जब बुलडोजर चल रहा है तो विपक्ष के साथ जमीयत उलेमा हिंद ने भी सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ अपील की है। देखिए, बुलडोजर हमने देखा बरेली में एक बाबा जी को चिल्लाते हुए। बुलडोजर ऐसा नहीं कि किसी एक धर्म विशेष के लोगों को कुचल रहा है। बुलडोजर हिंदुओं पे भी चल रहा है, मुसलमानों पे भी चल रहा है, मंदिरों पे भी बुलडोजर चल रहा है। ये जो नफरत की राजनीति है या बुलडोजर की जो राजनीति है, ये समाज को बांटने का काम करेगी और सबका नुकसान है। इसमें हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं, सबका नुकसान है। कहीं आपको कोई इतना बड़ा अपराधी मिलता है जिसमें आपको कानूनी अधिकार है उसके घर पे बुलडोजर चलाने के लिए, वो भागा हुआ है, उसको आप नोटिसें जारी कर रहे हैं, वो सामने पेश नहीं हो रहा है, आप चलाइए बुलडोजर। कौन रोकता है आपको? पूंजीपतियों की नौकरी करेगा। सरकार कह रही है योजना पूरी तरीके से फेल योजना है। सरकार कह रही है वो सारी सुविधाएं दी जाएंगी, लेकिन विपक्ष जानबूझकर इस योजना का विरोध। कहाँ लिखा है? आप मुझे दिखा दीजिए। सरकार क्या कह रही है वो छोड़ दीजिए, कहाँ दिखा हुआ है? 4 साल के बाद कोई पेंशन है क्या? कोई मेडिकल की सुविधा है क्या? कोई कैंटीन की सुविधा है क्या? आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह, जिनका कहना है कि कानून व्यवस्था के नाम पर बुलडोजर और रोजगार के नाम पर जो अग्निवीर योजना चलाई गई, ये कहीं ना कहीं युवाओं के साथ धोखा है, जनता के साथ धोखा है और इसके खिलाफ आम आदमी पार्टी आने वाले 3 जुलाई को पूरे प्रदेश में जो छात्र संघ की विंग है, जो युवाओं की विंग है, वो भीख मांगकर चंदा जुटाएगी और केंद्र सरकार को सौंप कर इस योजना का प्रबल विरोध करेगी। कैमरामैन मनोज शाही के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव का आज जन्मदिन है, लेकिन पार्टी की तरफ से कोई बड़ा आयोजन नहीं किया गया है। हालांकि इटावा में सपा कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने उनका जन्मदिन उत्साह के साथ मनाया। रामगोपाल यादव राजनीति में बड़ा कद रखते हैं, लेकिन कभी ऐसा वक्त था कि वो राजनीति में आना ही नहीं चाहते थे, लेकिन अपने बड़े भाई और पार्टी संस्थापक मुलायम सिंह यादव का आदेश न टाल सके और नेताजी के आदेश के बाद रामगोपाल यादव ने अपने गृह जिले इटावा से बसरेहर ब्लॉक प्रमुख पद के लिए अपना नामांकन किया और रिकॉर्ड मतों से जीते। राजनीति में आने से पहले प्रोफेसर रामगोपाल यादव इटावा के कॉलेज में लेक्चरर थे।
आज भी वो अपने राजनीतिक जीवन के किस्से सुनाते हैं और उनका व्यवहार कुछ ऐसा है कि हर पार्टी में उनके मित्र हैं। उनको राय दी किसी ने कि रामगोपाल को लड़ा दो, तो जिस दिन नॉमिनेशन होना था उस दिन नेताजी आए, गाड़ी स्टार्ट रखी अपनी, हमें बुलाया घर से और कहा कि आज नॉमिनेशन कराना, जाके गाड़ी स्टार्ट करके चले गए। मैं मना भी नहीं कर पाया तो मुझे जाना पड़ा, तो फिर कोई लड़ने को तैयार नहीं। अब उनके सामने ये दिक्कत, कांग्रेस के हर आदमी ने मना कर दिया कि प्रभुसा लड़ेंगे तो हम नहीं चुनाव लड़ेंगे, उनसे बढ़िया कौन ब्लॉक प्रमुख हो सकता है। तो संकट बलराम सिंह के सामने ये आया कि लोग कहेंगे कि देखिए मुलायम सिंह का भाई निर्विरोध हो गया, बलराम सिंह वहां से एमएलए। तब फिर उन्होंने एक व्यक्ति को लाया जो नेताजी के खिलाफ 77 में चुनाव लड़ा था, उसकी जमानत जब्त हुई थी। हमारे खिलाफ भी उसे 5 वोट मिले, मुझे 106 वोट मिले। इस तरह से राजनीति में आ गया। जिला परिषद का अध्यक्ष नेताजी ने बनवा दिया, फिर राज्यसभा में भेज दिया, राज्यसभा के बाद लोकसभा में भेज दिया। उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की हार को लेकर जनवादी सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष संजय चौहान ने अखिलेश यादव को लेकर बयान दिया है। उन्होंने अखिलेश यादव के उपचुनाव में प्रचार न करने को हार की बड़ी वजह बताया है। चुनाव भी हारे हैं, 2022 के विधानसभा का चुनाव, हमारे कार्यकर्ता भी हतोत्साहित हैं। उसके बावजूद भी जहां कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाना है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को चल करके इस उपचुनाव में कैंपेन संभालनी थी। इनका न जाना भी हमारी चुनावी हार का एक सबसे बड़ा कारण है। कानपुर में समाजवादी पार्टी की पूर्व विधायक गजाला लारी के बेटे पर एक युवक को बुरी तरह से पीटने का आरोप लगा है और जिस युवक ने पूर्व विधायक के बेटे पर खुद को पीटने का आरोप लगाया वो उसी के यहां पर काम करता है और उसका यह कहना है कि बड़ी मुश्किल से भागकर उसने अपनी जान बचाई है। वारदात जाजमऊ इलाके की है। कर्मचारी ने पूर्व विधायक के बेटे पर सैलरी न देने का भी आरोप लगाया है। कहाँ किसके वहाँ काम करते थे, किस बात को लेकर मारा पीटा आपको? लारी का लड़का मंगल लारी के पास हम काम करते थे और हमारा हमसे 16 घंटे काम कराता था और धमकी देता था मेरे अब्बू नहीं है और इसकी पुलिस में बहुत अच्छी पकड़ है, हम कुछ कर नहीं पाते थे। और तनख्वाह उनका भी हमारी जो है वो के रहता था। आज उसने हमको फ़ोन किया और मेरा फ़ोन नहीं उठा, उस पर मैं उसके वहाँ जॉब करने गया तो हमको बहुत मारा उसने और गला दबा के जान ले रहा था मेरी। वहीं प्रतापगढ़ में जिला प्रशासन ने अवैध रूप से एकत्रित की गई एसपी जिला अध्यक्ष छविनाथ यादव की करोड़ों की संपत्ति को सील कर दिया। छविनाथ यादव पर कुंडा कोतवाली में साल 2020 में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। यह मामला कोर्ट में चल रहा है। एसडीएम कुंडा, सीओ कुंडा फोर्स के साथ जिलाध्यक्ष के महाविद्यालय देहगिरी जमालपुर पहुंचे। प्रशासन ने विद्यालय को सील करते हुए वहां पर बोर्ड लगा दिया और उसके बाद प्रशासन 2 और जगह पर संपत्ति जब्त करने पहुंचा। बताया जा रहा है कि कुर्क की गई संपत्ति की कीमत 10 करोड़ रुपए है। गोरखपुर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद कुख्यात बदमाश रणजीत यादव को गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ में बदमाश रणजीत यादव के पैर में गोली लगी है और पुलिस ने जब नाकाबंदी कर रणजीत को पकड़ने की कोशिश की तो उनसे पुलिस पर फायरिंग करके भागने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में रणजीत के पैर में गोली लगी। रणजीत यादव लूट के मामले में वांछित चल रहा था और जिस पर कई मुकदमे भी दर्ज हैं। पुलिस ने बदमाश के पास से तमंचा, कारतूस, मोबाइल और बाइक बरामद की है। साथ ही लूटे हुए भारी मात्रा में सोने चांदी के जेवरात भी बरामद किए हैं। एसआईटी ने ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के लीज बैक प्रकरणों की जांच पूरी कर ली है। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में शासन को सौंप दिया है और शासन से अपात्रों को लीज बैक का लाभ देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है। आरोप ये कि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में लीज बैक के नाम पर जमकर रेवड़ियां बांटी गईं, जिसमें कुल 2192 प्रकरणों की जांच की गई थी। इस मामले में यमुना अथॉरिटी के सीईओ को एसआईटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तत्कालीन मंडलायुक्त डॉक्टर प्रभात कुमार ने जांच शुरू की। एसआईटी की रिपोर्ट के बाद नियमों के खिलाफ लीज बैक करने वाले अफसर जांच की जद में हैं, जिन पर शासन स्तर से बड़ी कार्रवाई हो सकती है।
उन्नाव में स्वास्थ्य विभाग अफसरों पर नर्सिंग होम संचालक से मिली भगत के आरोप लगे हैं। दरअसल जिस नर्सिंग होम को सीएमओ ने सील कर दिया था, उसी नर्सिंग होम में इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई थी। नर्सिंग होम सिद्धि विनायक में महिला को पेट में दर्द की शिकायत पर भर्ती कराया गया, जहां इलाज के नाम पर उससे 40,000 रुपए जमा कराए गए और उसका ऑपरेशन भी कर दिया गया। लेकिन 2 दिन बाद महिला की मौत हो गई। महिला की मौत के बाद नर्सिंग होम स्टाफ ने लाश सौंप दी। मृतक के परिजनों ने अस्पताल स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सड़क को जाम कर दिया। वहीं अब सीएमओ से बात की गई तो उन्होंने जांच के बाद आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। ये असोआ थाना क्षेत्र की रहने वाली एक विवाहिता जो करीब 4 दिन पहले अस्पताल में पथरी के इलाज के लिए एडमिट हुई थी और आज सुबह उसकी डेथ हो गई। परिजनों का यह आरोप था कि इन्होंने इलाज के दौरान लापरवाही करी है, गंभीर गड़बड़ी करी है, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई है। उनको आश्वस्त किया गया जो भी है, जो अगर उनकी लापरवाही पाई जाती है तो बड़ी कार्रवाई की जाएगी, अभियोग प्रदर्शित किया जाएगा और उनको आश्वस्त कर दिया जाएगा। ग्रेटर नोएडा में चीनी घुसपैठ, जासूसी और हवाला मामले में आबकारी विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। दरअसल आबकारी विभाग ने 6 महीने में चीनियों के क्लब को 69 बार वोकेशनल लाइसेंस दिए, जिसकी कोई जांच नहीं की गई। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने क्लब की जांच की तो मौके से भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ नशीला पदार्थ बरामद हुआ। चीनी क्लब ग्रेटर नोएडा के घरभारा गांव में चल रहे थे और इस मामले में खुलासे के बाद अब आबकारी विभाग पर गंभीर आरोप लगे हैं। उदयपुर में हुई घटना के बाद उत्तर प्रदेश भी हाई अलर्ट है। पुलिस संवेदनशील इलाकों पर लगातार गश्त कर रही है। उदयपुर में हुई घटना को लेकर विरोध भी सामने आ रहा है। कानपुर में कांग्रेस सरकार का पुतला फूंका गया। बागपत में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया है। इसके अलावा अन्य जिलों से भी विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। उत्तर प्रदेश की जो काफ़ी सीमाएं हैं वो राजस्थान स्टेट से मिलती हैं। उदयपुर में जो घटना हुई है उसको लेके हम लोग सतर्कता बरत रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकारी एवं बहादुर जवान वो ज़मीन पर मुस्तैद हैं। साथ में हम लोग सोशल मीडिया पर एक पैनी निगाह रखे हुए हैं। मैं प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति अगर शरारती पोस्ट, भड़काऊ बयान या आपत्तिजनक पोस्ट सोशल मीडिया पे करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। औद्योगिक नगरी कानपुर की अगर बात करें तो यहां भी पुलिस अलर्ट है। संवेदनशील इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है। कहीं कोई अप्रिय घटना ना हो, इसको लेकर पुलिस कमिश्नर, ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर और डीसीपी ने नई सड़क, बेकनगंज, चमनगंज इलाके में फोर्स के साथ फ्लैग मार्च किया। देखिए, जो घटना राजस्थान में घटित हुई है उसी को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। पूरी कमिश्नरेट में हमारे अधिकारी लगातार भ्रमणशील हैं, लोगों से संवाद स्थापित कर रहे हैं, पब्लिक से भी लगातार टच में, फुट पेट्रोलिंग और फ्लैग मार्च किया जा रहा है ताकि कहीं पर भी किसी कार से कोई रिएक्शन या उस तरह की घटना घटित न हो। वर्तमान में सभी जगह पर शांति है, किसी प्रकार का कोई सूचना नहीं है। संस्कृत भाषा के विकास के लिए वाराणसी एयरपोर्ट ने अनोखा कदम उठाया है। वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर हिंदी और अंग्रेजी के साथ संस्कृत भाषा में भी अनाउंसमेंट शुरू हो चुकी है। एयरपोर्ट पर कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए संस्कृत भाषा में अनाउंसमेंट किया जा रहा है और इस अनोखी पहल के साथ वाराणसी एयरपोर्ट संस्कृत में अनाउंसमेंट करने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट बन गया है। वाराणसी एयरपोर्ट अथॉरिटी के अनोखे कदम की सराहना यात्री भी कर रहे हैं और उन्हें ये खूब पसंद आ रहा है। आपको बता दें कि बीएचयू के संस्कृत डिपार्टमेंट की इस पहल के बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ने यह कदम उठाया है। बीएचयू की संस्कृत विभाग की प्राध्यापक डॉक्टर द्विवेदी, उन्होंने मुझे अनुरोध किया था कि रोज़मर्रा के जीवन में एयरपोर्ट के अंदर हम संस्कृत का प्रयोग करें। संस्कृत भाषा को सम्मान देने हेतु
और ये यात्रियों को बताने हेतु कि वो ऐसे एक शहर में आए हुए जो संस्कृत भाषा की राजधानी भी माना जा सकता है, इसलिए संस्कृत में ये मैसेज कोविड प्रोटोकॉल का प्रारंभ किया गया। और मुझे बड़े अच्छा लगा ये देखते हुए कि इसको यात्रियों द्वारा बहुत ही प्रशंसा तथा सराहना की गई। और वक्त एक ब्रेक का है, जल्द होंगे हाजिर, कहीं मत जाइएगा। आपका पता